हाँ जी, नमस्कार। कल की क्लास में हमने आपको लगा होगा कि थोड़ा-सा मैंने फास्टली पढ़ा दिया, पर आपके समय को देखते हुए कि आप लास्ट में जो 20-25 दिन इन सब का मूल्यांकन अच्छे से कर ले, तो मैं थोड़ा-सा स्पीडली पढ़ा देता हूँ कई बार। और एक स्टूडेंट ने कहा कि सर थोड़ी-सी ना आराम से करवाया करो। तो मैंने क्या किया कि आज ये 3 टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक जो मूल्यांकन और आकलन, देखो जब सीटेट का या पुराने पेपर देखते हैं, वैसे तो ये दोनों अलग अलग है, पर वो क्या करता है, इन दोनों में ना कॉमन चीजें बहुत है। जब हम इनके टाइप ऑफ असेसमेंट या टाइप ऑफ इवेल्युएशन पढ़ेंगे तो वो सेम ही है। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव दोनों में सेम चीजें, लेकिन फिर भी इनमें फर्क है। ये अंतिम प्रक्रिया है, ये लगातार साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। हम इनको देखेंगे, इनके आए हुए पीवाईक्यू देखेंगे और कुछ एमसीक्यू जो है वो एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले हम इनको समझ लेंगे एक थ्योरी रूप में कि ये क्या प्रक्रिया है। और इसके अलावा फिर इसका देखते हैं, आज अगर खत्म हो जाती है तो बड़ी वीडियो नहीं है, आप बने रहना। तो ये 35-1 मिनट की अपने जो क्लास रहने वाली है, और इसमें जो बचेगा फिर नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास में अगली क्लास में कर लेंगे, जिसमें कि जो बचे हुए और चीजें भी ऐड कर दी जाएंगी इनके साथ। छोटे छोटे जो है उपलब्धि परीक्षण हो गया, निदानात्मक वाला परीक्षण हो गया, और इसके अलावा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान हो गया। तो वो चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ऐड कर दूंगा, एक एक पेज के वो मैटर है। तो चलिए, अपनी फ्री क्लास का, निःशुल्क क्लास की नई क्लास आपके सामने। सभी भर्ती ग्रेड परीक्षाओं में ये है, सेकंड फर्स्ट जो भी है। अभी हम बात करने वाले हैं, 3 चीजें हैं। देखिए आप अच्छे से इसको, आपने देखो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कई लोग ये देख के चले जाएंगे, मेरे विद्वान साथी विदुषियां जो भी हैं, उनको ये लगेगा लो ये तो हमें पढ़ा हुआ है। जब प्रश्न डालूंगा ना आपके सामने आए हुए जितने भी, ठीक है, और फिर आपको ये फील होगा कि अच्छा ऐसे भी होते हैं कि आ जाओ चैलेंज के साथ। फिर पहले थोड़ी सी एक भूमिका बना लेते हैं। 3 शब्द हैं, मापन, मेजरमेंट, और आकलन, जिसको हम असेसमेंट कहते हैं। आकलन, आंक नहीं पढ़ना, आकलन, असेसमेंट और मूल्यांकन, इवेल्युएशन। 3 शब्द है। मेजरमेंट यानी के मापन, और एक वर्ड है आकलन, इसको हम कहेंगे असेसमेंट, ठीक है, आकलन। और एक वर्ड आगे मैंने इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कोशिश किया करो साइकोलॉजी का या जो मेथड की चीजें हैं इनको इंग्लिश में याद रखने की। इवेल्युएशन ये है आपका मूल्यांकन, ठीक है, यहां बिंदी लगती है, यहां नहीं। अब आपको मैं एक छोटा सा पहले बता देता हूं, एक एक शब्द में, फिर एक उदाहरण से तीनों को क्लियर कर दूंगा। पहले एक एक इनका शब्दार्थ कर लेते हैं। इसकी बात करूं मैं तो गणना हम कह सकते हैं, और इसकी बात करें तो संग्रह करना, एकत्रित करना, या गुणात्मक रूप से जानना। गणना या अंक कौन सा, मात्रात्मक, ठीक है, ये गुणात्मक रूप से हो गया उसका। और ये दोनों का मिला जुला रूप, दोनों चीजें इसमें शामिल हो जाती है। मतलब कि मापन और आकलन दोनों मूल्यांकन का एक हिस्सा है। एक बात हमारे सामने निकल के आ गई, और ये इससे वृहद ये है। और इन सबसे अगर विस्तृत देखा जाए तो ये मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन सबसे लास्ट में है। ये सतत चलता है, लगातार चलता है, और जो हम कह सकते हैं कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव, CCE एवल्यूएशन जो हम पढ़ते हैं ना, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। तो वो आकलन जब पेपर में जब प्रश्न पूछा जाता है ना, हिंदी में तो उसका लिखा होता है मूल्यांकन, लेकिन इंग्लिश में जब वो देता है तो इस तरफ असेसमेंट लिखा होता है। असेसमेंट, घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन में फिर आपको उत्तर कौन सा मानना होता है। क्योंकि मूल्यांकन के जब एवल्यूएशन के हम टाइप्स पढ़ते हैं और असेसमेंट के टाइप्स पढ़ते हैं, तो टाइप एक ही, दो ही चीजें हैं, दोनों में कॉमन, बस एक के पीछे आकलन लगा देते हैं, एक के मूल्यांकन। लेकिन इनमें जो चीजों का बेसिक डिफरेंस है, तब अगर वैसा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिर्फ आपको आकलन या मूल्यांकन उत्तर देना है,
तब दोनों में क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, इस बात को अब आपको एक बात बताऊं कि किसी टीचर ने एक लिया पेपर लिया, पेपर में अंक डिसाइड कर दिए कि ये कितने नंबर का है, ये है जी 50 नंबर का। ठीक है, आप ये मान लो कि तरह तरह के ये जो नंबरिंग है ना, अंक जो दिए हैं ये तो है मापन। अब उसमें आप मान लो समझने के लिए है, एक एग्जांपल में सेट करने के लिए, बाकी चीज इसमें समझ लेना आप इससे। उसमें जो नंबरिंग दे दी, अंकन कर दिया गया, वो है मापन, नाप दिया गया उसको। अच्छा, अब उसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी थे कि जिससे यह पता चला कि बच्चे की कमजोरी क्या है। बच्चे की कमजोरी को जाना, इसको हम कह सकते हैं समस्या को जाना, और उनका निवारण अगर किया कि ये आपकी कमियां हैं, कमी को उनको हाईलाइट किया उस पेपर में कि ये कमियां हैं, इसमें आप सुधार कर लो। सुधारात्मक रवैया जिसमें हमने अपनाया उसको आप मान सकते हैं आकलन। फिर लास्ट में कि बच्चे को कितनी सहायता की, क्या जो जोड़ तोड़ करके जो जरूरत है, लास्ट में एक लास्ट पेपर जो हम लास्ट सारांश पर निकले कि ये बच्चा अगली क्लास में जाने योग्य है। जो निर्णय लिया जाता है वो है मूल्यांकन। वो क्या है? मूल्यांकन। यानी कि ये क्या है? डिसीजन है, डिसीजन है। ठीक है, डिसीजन जो दिया जाता है वो है मूल्यांकन, यानी कि अपने आप में निर्णय लास्ट में। अब और एग्जांपल से आप इसको समझेंगे। आगे की स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको मुख्य चीजें आकलन की बताना चाहूंगा। असेसमेंट यानी कि मैं कहूं आकलन। आकलन में दो चीजें पढ़नी है, एक तो उसके टाइप्स, उसके प्रकार, असेसमेंट है ना, असेसमेंट के प्रकार, और एक पढ़ना है इसका मेथड। मेथड जिसको मैं कहूं तो पद्धतियां। पद्धतियां, मैथ आकलन की जो पद्धतियां हैं, इसको अच्छे से आप समझें बात को। मैं इंग्लिश में इन चीजों को लिखूंगा भाई, ठीक है, आप समझ लेना। एक चीज है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और एक चीज है असेसमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और एक वर्ड लिखूंगा मैं असेसमेंट एज लर्निंग, एज असेसमेंट एज लर्निंग। हिंदी में कहूं तो मैं अधिगम का। देखो, एक शब्द पेपर में अधिगम भी दे सकता है, वो सीखना भी देख सकता है। टीचिंग होता है सिखाना, ठीक है, अध्यापन, टीचिंग, सिखाना, ये एक है। लर्निंग, अधिगम या कह दें सीखना, एक ही बात है। तो अधिगम का या सीखने का मूल्यांकन इसको लिखा जाता है, या यहां आकलन लिख दे। चलो आकलन लिख देता हूं, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। सीखने का आकलन, इत्मीनान से, धैर्य से चीज को, कंसेप्ट को समझा दो, फिर बातें जो है ना स्पीडली कर लेंगे। ये तो हो गया सीखने का आकलन। अब आप याद करना, मैंने जब आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यू और एमसीक्यू करवाए थे, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे वो देखना, उसमें मैंने कुछ टर्म्स बताई थी आपको मनोविज्ञान की। और आगे जब आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा ना, मुझे लगता है एग्जामिनर पक्का ये पूछेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अनुसार मूल्यांकन में क्या शामिल नहीं है, अधिगम में क्या शामिल नहीं है।
तो ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना, क्योंकि आकलन के बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन में नॉर्मल कुछ बातें हो जाती हैं, फिर हो जाता है सतत व व्यापक मूल्यांकन, फिर हो जाता है निदानात्मक परीक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, वो सारी चीजें। तो वो नेक्स्ट क्लास में 3-4 चीजें रह जाएंगी, 2-3 चीजें आज इसमें करेंगे, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। असेसमेंट फॉर, ये हो जाएगा हिंदी में बात करें तो अधिगम के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए। और ये आ जाएगा आपका असेसमेंट एज लर्निंग, इसको कह सकते हैं। इस पे प्रश्न बहुत बनते हैं भाई, अधिगम के रूप में आकलन, इनको पढ़ना। पद्धतियों में ही इसके टाइप्स छुपे हुए हैं, इसके प्रकार छुपे हुए हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट के प्रकार, ठीक है, असेसमेंट के प्रकार। और हाँ जी, अधिगम का जो आकलन है, बेसिकली जब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, आकलन के प्रकार पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक नाम पढ़ेंगे योगात्मक। याद करो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको मैं लिख सकता हूं, योगात्मक को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे समेटिव, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। साइड हो जाऊंगा, निश्चिंत रहें आप। ये 2 प्रकार है, आगे की स्लाइड पे प्रकार अलग से समझाऊंगा। यानी कि अब जो हमारी शिक्षा पद्धति है, नई शिक्षा पद्धति की बात यहां करूंगा, उसमें ये स्कूलों में, कल वाली क्लास में आप मुझे ना, या तो कोई भी बच्चा मैसेज करके बता देना, वास्तव में ये ना स्कूलों में होते हैं योगात्मक आकलन, आकलन और रचनात्मक, समेटिव और फॉर्मेटिव। और मेरे पास ना उसका वो, उसकी पीडीएफ पड़ी थी, अब स्कूलों में थोड़े समय पहले ये समेटिव वाले हुए हैं, योगात्मक आकलन। तो मैं आपको वो पेपर दिखा देता कि इस तरह का होता है ये, फिर आपके पक्का याद रह जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न इसके अंदर से आते हैं। निम्न में से योगात्मक आकलन कौन सा आकलन है, कौन सा रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, या वो पूछ लेगा अधिगम का आकलन या सीखने के आकलन के अनुसार सही कथन है। सीखने के लिए, एक तो सीखने का, एक सीखने के, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको समझना होगा अच्छे से। अब ये जो जितना होता है ना अधिगम का आकलन, सीखने का आकलन, भाई कितना सीखा, ये अगर आकलन मतलब जांच कह दो आप, कितना सीखा ये अगर जानना है, तो लास्ट में जितना सिखाया उसके बाद पेपर तो लिया जाएगा ना। तो ये जो होता है अंतिम ग्रेड देते हैं, नंबरिंग देते हैं, रिजल्ट जो परिणाम आता है, जिसको हम कह सकते हैं वार्षिक, अर्धवार्षिक, वो सारी जो चीजें हैं, वो सारी अधिगम का आकलन है। जितना हमने सिखा दिया, 3 महीने बाद फर्स्ट टेस्ट, 2 सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक, वो सारा योगात्मक आकलन। ठीक है जी। अब चल, मक्खी बड़ा मेरे से पढ़ने आती है, देखो फिर हो जाता है कि अधिगम के लिए आकलन, यानी कि सीखने के लिए। तो जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, साथ ही साथ, हाँ भाई समझ आया, बच्चे कहेंगे हाँ जी समझ आ गया, समझ आया। जो साथ में समझ आया ये छोड़ो, मैंने पढ़ाते समय प्रश्न पूछ लिए, आपसे पूछा हाँ जी असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो कौन सा टाइप है, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव, योगात्मक आकलन है या रचनात्मक आकलन है, तो आप कहेंगे कि ये योगात्मक आकलन है। अब देसी भाषा में बताऊं ना, पहली से लेकर 5वीं तक, 8वीं तक पेपर होते हैं छोटे बच्चों के, 2 तरह के, इसको तो कहते हैं SA1, SA2, SA3, और ये होते थे, आजकल बंद हो गए, FA। जैसे अपने पेपर होता है उसके ऊपर लिखा होता है ना अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इनके जो पेपर होते हैं छोटे बच्चों के, इनके पेपर के ऊपर लिखा होता है योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। समझ गए? समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समझ गए? उसके ऊपर लिखा होता है।
जैसे आपने टेस्ट दिया तो उसके ऊपर प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट लिखा होता है ना। सालाना परीक्षा पंजाबी च गल करिए तो अब शायद आप बात को समझ गए। तो वो बच्चों के जो पेपर होते हैं, एक होता है योगात्मक यानी कि सम्मेटिव, एक ये होता है। अब इससे इसको क्या कह सकते हैं, अधिगम का आकलन। यानी कि अगर आप एक बार सब कुछ छोड़ दो, इनको भूल जाओ, इनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो क्योंकि आगे ये काम आएगा। आप इसको भूल जाओ, लो आप इसको भूल जाओ। अब मैं आपको समझाऊं कि जो है, क्योंकि यहां काम करना जरूरी है कि आकलन की कितनी पद्धतियां, 3 पद्धतियां, मेथड है जो अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ये तो होता है लास्ट में, एंडिंग में, ठीक है जी। ये होगा साथ साथ जिसको हम कह सकते हैं ड्यूरिंग, दौरान, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ठीक है। ये ड्यूरिंग साथ साथ चलेगा, दौरान शिक्षण के अधिगम के जो जब पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ चलेगा। अच्छा, ये जो है ना तीसरे टाइप का, तीसरी पद्धति ये होती है सेल्फ, या मैं कहूं पीयर। अब आजकल ना मैं अंग्रेजी पे बड़ा काम करने लगा हूं, मुझे याद रह जाती है इंग्लिश वर्डिंग। जो सेल्फ यानी कि हिंदी में कहें तो स्वयं मूल्यांकन। पीयर ग्रुप कौन सा होता है, सहपाठी, सहपाठी वाला, सहपाठी, स्वयं या सहपाठियों के द्वारा। जैसे आपको पता है कि मान लो टीचर ने पूछ लिया, हाँ बच्चे भाई आपको याद है, समझ आ गया, तो अंदर से आवाज, हाँ चीज क्लियर होगी, मतलब हम अपना मूल्यांकन खुद कर रहे हैं, हाँ समझ आ गया, ठीक है। अब एक हो गया कि 5-10 प्रश्न याद करने दिए, तो अब बच्चा क्या कर रहा है, साथी को दे रहा है, पीयर ग्रुप को, सहपाठी को, ले भाई तू सुनी मेथों, मेरे याद है कि नहीं, ले सुना, पहले प्रश्न आ चक, उत्तर दस दा। अब उत्तर सागे सागे बताया हुआ, 5 प्रश्न सुन लिया। सहपाठियों के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उसको हम कह सकते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। अब इसमें ना ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रकार में आता है जो मैंने ऊपर लिखे थे। तो याद रखने के लिए अब चलो मैं प्रकार लिखता हूं, इतनी बात क्लियर होगी। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड याद रखेंगे ना, सेल्फ, जो बच्चा अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है, तो एज में देखो इनकी वर्डिंग लो, ऑफ, फॉर, बाकी तो सेम ही है, 3 अक्षर अलग है, असेसमेंट लर्निंग, असेसमेंट लर्निंग, असेसमेंट, ऑफ, फॉर, एज। अगर इंग्लिश में आपको रचनात्मक मूल्यांकन याद है ना, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, फॉर वाला फॉर्मेटिव। आज की जो नई शिक्षा नीति है, अब जो लागू हो रही है, चल रहा है काम, वो ज्यादा काम करेगी इस पे, अधिगम के लिए आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट की साथ साथ, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, बच्चे की अन्य गतिविधियों का भी मूल्यांकन है। प्रगति कार्ड बनेगा ना 360 डिग्री एंगल पे, वो वाला। अधिगम में एएस है, एस इनमें कहीं भी नहीं है, तो एस सेल्फ में भी एस आता है, और एज अगर इंग्लिश में कमजोर है तुक्का ही लगाना है, वैसे अगर समझ आ रही है तो पता ही चल जाता है बच्चों को। एज में एस है, सेल्फ में भी एस है। चलो स्क्रीनशॉट लो। हमने पढ़ा कि 3 तरह का मूल्यांकन की पद्धतियां 3 तरह की है, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन जो है वो लास्ट में बिल्कुल जाएगा। अगर इनको क्रमानुसार हम करें तो क्लास में पढ़ाते समय जो प्रश्नोत्तरी की जाएगी वो अधिगम के लिए मूल्यांकन है, चलती फिर सीखने के लिए मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है, सीखने के लिए कि सीख रहे हैं या नहीं। बच्चा याद करने के बाद जो क्लास में पढ़ाया अपने सहपाठियों को या स्वयं मनन कर रहा है, वो हो गया अधिगम के रूप में मूल्यांकन, असेसमेंट एज लर्निंग। अच्छा, जब वो उसको पढ़ते पढ़ाते हुए साल हो गया, 6 महीने बीत गए या साल हो गया, उस समय बच्चे का जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कहते हैं कौन सा, अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समझ गए। अब बात आती है प्रकार, T
YP, ठीक है। टाइप, कितने टाइप है? 2 है। हिंदी में भाई इनके निर्माणात्मक, पता नहीं योगात्मक, कितने क्या क्या नाम है। मुझे इंग्लिश में कहता हूं, इंग्लिश में याद रख लो, प्रश्न इस तरफ हिंदी में लिखे होते हैं, इस तरफ इंग्लिश में, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसको मैं कहूं फॉर्मेटिव, इधर लिख देता हूं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। और इधर हो गया आपका सम्मेटिव, ठीक है, सम्मेटिव असेसमेंट। हिंदी में लिख देते हैं, एक तो संरचनात्मक, रचनात्मक, निर्माणात्मक, ये भी लिखा जाता है, इसको लिखते हैं योगात्मक मूल्यांकन। आप समझो, बच्चे स्कूल में जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 तरह से उनके पेपर लिए जाते हैं। मूल्यांकन का आकलन जो है, असेसमेंट जो है आकलन, 2 तरह का आकलन यानी कि उनकी परीक्षा होती है। एक तो बच्चों की, ये ना पहले 4 हुआ करते थे, इनके नाम होते थे FA1, FA2, FA3, FA4, ऐसे स्कूलों में अगर टीपी लगी हो, आपने अच्छे से जाके देखा हो, तो ना वो एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता था, पोर्टफोलियो फाइल, उसमें एक चेक लिस्ट लगती थी सभी बच्चों का, वो सारा का सारा इसमें ना पोर्टफोलियो हो गया, चेक लिस्ट हो गई, वो सारे इसी में ही आते हैं। पर आपको तो जाके वहां पर छोटे, कई तो बड़े अच्छे होते हैं बच्चे, कई जाके उनको लगता है पढ़ाना तो है ही नहीं, जानकारी है, हम क्यों जाएं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर शिद्दत के साथ सीखो। हाँ, इन दिनों परीक्षा का समय है, आप नहीं जा रहे क्योंकि इन दिनों पढ़ना जरूरी है, लेकिन जब जाओ ना, आप कोशिश किया करो उन चीजों को सीखो, क्योंकि वो चीजें ना आपको लगता है कि पहली दूसरी में पढ़ाएंगे, हमारे क्या काम का। एक बात, जब समय हो ना तब जरूर पढ़ाओ। पढ़ाने का मतलब कि जब उनके ये परीक्षाओं के दिन होते हैं ना, टेस्ट आपको दिए जाते हैं इनका करना, तो कई बच्चों को जो मैडम जो अक्सर होती हैं प्राइमरी स्कूल में, या सर हो गए, वो कहते हैं कि ये करना, साथ में लगा देना, चेक कर लेना। अगर आपने उस पेपर के ऊपर लिखा पढ़ा होगा ना, तो उनके ऊपर लिखा होता था रचनात्मक और योगात्मक। अब ना वो रचनात्मक की जगह वो अभी एक वो शिक्षा के क्षेत्र RKSM-B के वो चला दिया था, इसको जो है ना ऑफ कर दिया था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते वो कदम वाला। फिर क्या हुआ कि वो अब वो बंद हो गया, दोबारा से नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है कि भाई ये पेपर शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये बच्चे का समग्र मूल्यांकन आकलन है, और साथ साथ है, दौरान है, ड्यूरिंग, ठीक है। और इसको हम हिंदी में क्या लिख रहे हैं, अधिगम के लिए, मतलब सीखने के लिए हो रहा है काम सारा, अधिगम के लिए, मतलब जितने टेस्ट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अधिगम के लिए, कि बच्चे ने कितना लर्न किया। पेपर आकलन को मैं पेपर लिख रहा हूं, बच्चे ने कितना लर्न किया, उसके लिए जो पेपर हो रहा है उसको रचनात्मक, निर्माणात्मक, इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बात को समझ गए? अब जब मैंने लिख दिया अधिगम के लिए मूल्यांकन, इसका मतलब उस मेथड में हमने जो पढ़ा था अधिगम के लिए, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो वो यही है। अब हमारा जो सिस्टम चलता है अब फिलहाल स्कूलों में, वो हो रहे हैं SA1, SA2, SA3, ऐसे करके 3-3 महीने बाद या जैसे भी करके, वो ना मेरे को याद करवा दे कोई भी बच्चा कि सर वो पेपर दिखाना, तो मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों के छोटे छोटे प्रश्न, और चेकलिस्ट अगर मुझे मिल गई, पोर्टफोलियो चेकलिस्ट, ये सारे दिखाऊंगा। कि फिर आप कई बच्चों ने देखे होंगे टीपी, अगर स्कूल में गए, अच्छा ये होते हैं क्या, रटने वाली प्रैक्टिकली चीजें हैं ये। आप क्या सर ने वहां पढ़ा दिए, वहां पढ़ा दिए, और आपको जब भी पढ़ाया जाता है ना तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हाँ जी ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता कहाँ है। सीधी सी बात, स्कूलों में नन्ना नन्ना टाबर है, टावरा का छोटा छोटा पेपर हो गया, एक पेपर को नाम है रचनात्मक आकलन, एक हुआ योगात्मक। सीधी सी बात, ये 4 बार हुआ करते थे साल में, ये 3 बार होते हैं। 4 बार तो क्या है कि ये लगातार साथ में, अब इसको बंद कर दिया, RKSM-B के चल गया था, फिर चलते रहते, मतलब साथ साथ जो पूछा जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो महीने 5 दिन 10 दिन 15 दिनों बाद ये होते थे अक्सर। ये क्या है, ये है बच्चे की ग्रेडिंग, बच्चे को ग्रेडिंग देनी, और क्या
जो प्रगति कार्ड रिपोर्ट और वो बनता था। फिर इसमें ना एक समयावधि होती है फिक्स। इसको तो आपका मन किया 5 दिन बाद 10 दिन बाद बच्चे का जो मूल्यांकन आपने आकलन करना है वो उनको सारों को फॉर्मेटिंग होगी। इसमें फिक्स है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है और एक फिक्स जो है पैटर्न उस पर होगा। अगर बात करें साइकोलॉजी के अनुसार, न्यू शिक्षा नीति के अनुसार, ये जो हमारी योगात्मक आकलन की प्रक्रिया थी इसे बदलते हुए किस तरफ जा रहे हैं, रचनात्मक। आप प्रश्न देखना, मैंने वहां प्रश्न करवाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो जो पीडीएफ मैंने शेयर की है, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी तो दूसरा पार्ट शेयर कर दिया। अब पहला पार्ट और ऑब्जेक्टिव वाला आज शेयर हो जाएगा, ठीक है। सर कह रहे हैं डन, गुरलाल सर ने कह दिया डन। उसमें आप देखना जो आकलन और मापन वाली जो है ना बात, उसमें सीधा लिखा है कि इस शिक्षा नीति के अनुसार योगात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन की तरफ भेजेंगे बच्चों का, ये वाला काम किया जाएगा, ठीक है। इस बात को तो ये क्यों इसमें नेगेटिविटी मानी जाती है, क्योंकि इसको कहा जाता है अधिगम का जो सीखा उसका मूल्यांकन। अब ये बिल्कुल लास्ट में होता है और सीधा का सीधा नंबर की इस सब्जेक्ट में इतने, बच्चे में और भी क्वालिटियां बहुत होती है, वो सब का सब मूल्यांकन जो है ना इसमें आता है, उसमें नहीं आता। उसमें जो पढ़ा कितने नंबर आए, ग्रेडिंग। क्योंकि अगर 5वीं तक और 8वीं तक बात करते हैं तो ग्रेडिंग है, और जब हम बात कर लेते हैं 9वीं से 12वीं, अब आप कहोगे कि वहां तो वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। वो वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा है, वो कौन से टाइप का पेपर है, योगात्मक या रचनात्मक? तो ये योगात्मक टाइप का पेपर है, वो समझ गए। उससे पहले क्या है, उससे पहले ग्रेडिंग दी जाती है, A+ ग्रेड, ए ग्रेड, B ग्रेड, इस तरह से आती है, ठीक है। अब अपने इसको करते हैं, थोड़ा सा फास्टली मैं वो पढ़ देता हूं स्लाइडें जो बनी हुई है, और फिर हम इसके करेंगे प्रश्न। मेजरमेंट, मापन मूल्यांकन का एक भाग है। विद्यार्थी की योग्यता और विशेषताओं को संख्याओं में बदलना, यानी कि ये मात्रात्मक है। मैं ये बात कहूं कि जो है ना ब्लूम का हम पढ़ते हैं, ब्लूम ने जो है सीखने के जो टाइप जो बताए थे, एक ज्ञानात्मक पक्ष बताया था, एक भावात्मक, एक क्रियात्मक पक्ष बताया था। तो उसमें मापन जो है वो सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष, बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान की मात्रा की बात करता है कि बच्चे ने 50 नंबर का पेपर और उसके कितने आगे 20, ये ज्ञानात्मक पक्ष। उसके भावनात्मक और क्रियात्मक किसी पक्ष की उसमें क्या एक्टिविटी और क्या कुछ है, कितना क्रिएटिव है, उसका कोई नहीं, सिर्फ नंबरिंग वाली बात वो है मापन, केवल ज्ञानात्मक पक्ष। आकलन असेसमेंट गुणात्मक, उसमें तो मात्रात्मक, याद रखना मात्रात्मक। जैसे टेलर जो है नाप वगैरह लेता है कि हाँ बाजू इतने इंच की लंबी, आपके शरीर का ढांचे को उसने नाप दिया, मात्रा दे दी, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, और ये है ना वो वाला। गुणात्मक मूल्यांकन का एक भाग दोनों आंकड़ों शैक्षिक और सहशैक्षिक को एकत्रित करना। शैक्षिक तो होता है जो पढ़ा आपने नंबर आए, सहशैक्षिक खेल कूद अन्य गतिविधियां, वो सब उनका पुनरावलोकन सामान्यतः या सूचनाओं को एकत्रित। सूचनाओं को देखो, जब अगर कहीं भी आप पढ़ो प्रश्न आ जाए, जब सूचनाओं को, हमने एक प्रश्न पढ़ा था, स्कीमा क्या था, सूचनाओं का संग्रह पढ़ा था मैंने, संज्ञानात्मक थ्योरी जो कॉग्निटिव मेथड जो थ्योरी पढ़ाई थी पिगट की, प्याजे की। अगर सूचनाओं को एकत्रित संग्रहित करने की बात आ जाए कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, ये सारे सूचनाओं को मतलब चीजों को संग्रहित एकत्रित कर रहे हैं, तो वहां उत्तर क्या हो जाएगा, वहां उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका आकलन हो जाएगा रचनात्मक वाला। और जब आ जाए एक समयावधि फिक्स या अर्धवार्षिक, वार्षिक, और वो सारा हो जाएगा आपका योगात्मक आकलन। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, इसको मैं अगर एक शब्द दूं तो मैं दूंगा निर्णय, डिसीजन। मूल्य प्रदान करना, सीखने के अनुभव से बालक में जो व्यवहारागत परिवर्तन आए हैं, जो उनका परीक्षण कर निर्णय निकालना कि बच्चे ने पूरा साल या 6 महीने पढ़ा, अर्धवार्षिक जैसे परीक्षाएं हुई, अब उनका पेपर हुआ, तो सीखने के दौरान उनके अनुभव से, सीखने के अनुभव से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन आए, उनका जो परीक्षण करना है उसको मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि मापन
मात्रात्मक था, मूल्यांकन गुणात्मक था, और इन दोनों का उपलब्धियों व योग्यताओं का मिला जुला जो रूप है उसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन। ये तीन चीजों की व्याख्या होगी। मोस्टली मैंने चीजें आपको जो है ना, ज्यादा प्रश्न आते हैं, मापन से कोई प्रश्न आता नहीं, पहली बात आएगा तो इसकी दो ही जगह है, गणना करना, और ये सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ये क्यों पढ़ा हुआ काम आएगा? अगर वो दे देता है आकलन के बारे में सत्य असत्य बातें, तो उसमें वो डाल देगा कि मापन जो है सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का गणितीय अंकन है। मैंने आपको जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 करवाई थी, मैंने कहा था कि -1% जो है ना, बहुत कम चांसेस है कि जहां सिर्फ और केवल शब्द आए, और वो बात सही होती है, अन्यथा केवल और सिर्फ वाली और तुलना वाली बात मनोविज्ञान के लहजे से गलत है। तो यहां सिर्फ वाली और केवल वाली बात सही है। अगर आकलन के बारे में लिखे आकलन सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का अंकन करता है, तो आप मान लोगे कि गलत है। लेकिन अगर मापन के संदर्भ में यह बात कही जाए कि सिर्फ ज्ञानात्मक प्रश्न ओनली, तो वो सही है। साक्ष्यों का संकलन है, क्योंकि जो है ना, साक्ष्य भी तो नंबरिंग के लिए पेपर हुआ, इतने नंबर आए, तो हमारे पास साक्ष्य तो पड़ा है कि 50 में से इसके 20 नंबर आए, तो साक्ष्यों का संकलन है। मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी की बात की जाती है मेजरमेंट में। मेजरमेंट अपने आप में एक क्वांटिटी की बात करता है। एस.एन. स्टीवेंस हुए हैं, इसके बारे में मापन से एक ही बार प्रश्न पूछा गया है। स्टीवेंस ने 4 स्तर, तो ये पूछा गया कि नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक जो मापन के स्तर बताए हैं, ये एक लेवल बताए हैं। किसके लेवल बताए हैं? मेजरमेंट के ये जो लेवल बताए हैं वो किसने बताए हैं? स्टीवेंस ने बताए। ठीक है, इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने ऊपर जो इसे लिख लिख के आपको समझाया, एक तो वो जगह है और एक कल जो बताऊंगा वहां देखना कितने प्रश्न सही होंगे। आकलन मापन की तुलना में यह विस्तृत है, यह भी मूल्यांकन का ही भाग है। अर्थ इसका हम अगर कोई भी चीज है उसको जानना, अर्थ छोड़ो एक बार, उसको जानना, समझना हो, जांच पड़ताल करनी हो, सूचना या डाटा संग्रह करने की जितनी प्रक्रियाएं हैं, मान लो कि बच्चे के बारे में हमने कुछ जानना है, बच्चे ने कितना सीखा, इस चीज को जानना है, इस चीज को समझना है, बच्चे की समस्याओं को समझना है, वो पूरी जांच पड़ताल, या बच्चे के बारे में जितनी वो सूचनाएं, जो डेटा हम क्या है कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन, जो डेटा कलेक्शन है, वो सारी जो प्रोसेस है वो क्या है? असेसमेंट। सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया। विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है, क्या वाला वर्ड, ये लग के आ गया ना, ये व्हाट, क्या बच्चे ने क्या जाना, क्या समझा, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या है? आकलन है। क्योंकि ये परीक्षा के दौरान जो अधिगम चल रहा है उस दौरान होता है, यह शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाता है, ड्यूरिंग। अब आइए, शिक्षण लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, और क्या जानेंगे हम इसके? शिक्षण के लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, यह जानना भी इसके अंतर्गत आता है। और क्या आता है? इसकी विशेषताएं किसकी? असेसमेंट की विशेषताएं। यह व्यापक है मापन की तुलना में देखा जाए तो इसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चे के सभी पक्ष, कौन कौन से पक्ष? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इन सभी पक्षों का क्या है? पता लगाया जाता है, उसकी जानकारी जो है वो कलेक्ट की जाती है। यह निरंतर यानी कि सतत, और मैं कहूं इंग्लिश में कहूं तो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। उद्देश्य पूर्ण कार्य है अपने आप में जो है आकलन। इसका स्वरूप सुधारात्मक है, कि बच्चे ने मान लो कि कुछ गलत कर दिया, मिस्टेक कर दी, तो उसको बताया कि ये नहीं, ये होगा, तो वो सुधारात्मक है। इसको रचनात्मक
या सूचना का विश्लेषण भी कहा जाता है कि जितनी सूचना इकट्ठी हुई उनका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ये सारी बातें देखो सामान्य बातें हैं। जब बातें आपको लग रही होगी इनको क्या समझाया जा रहा है, जब ये प्रोस के पेपर में दे दी जाएगी ना, अभी प्रश्न आएंगे तब आप देखना किस तरह से। उद्देश्य, इससे पहले हमने ये समझा आकलन क्या है, अब आकलन के उद्देश्य क्या है, इसमें से प्रश्न बन जाता है। ये तो आपके बीएड बीएसटीसी जो कर रहे हैं उनमें भी तो लगता है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जानना, मान लो आज बच्चा आपकी क्लास में आया। अब प्राइवेट स्कूलों में ये किया जाता है कि बच्चा आता है तो आते ही उनका वो पहले क्या टेस्ट वगैरह लेते हैं कि पिछली क्लास से बच्चा पढ़ के आया, अपने पास मान लो 9th में आ गया, 8th तक कहीं और पढ़ा है, तो उनका वो एक टेस्ट लेंगे कि उसमें बच्चा जो है ना उसके सभी तरह के पक्षों का जो है प्रश्न जो समाहित किए जाएंगे। अब उससे वो उसका पूर्व ज्ञान, तो आकलन, ये जो आकलन है ना, आकलन विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए सहायक है। विद्यार्थियों की कमी पता चल जाता है कि इसकी कमी क्या है, क्या कमजोरी है। मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी भी मिल जाती है इस भेजे की है ना। वृद्धि विकास में आई बाधाओं को जानना कि इसने जो डेवलपमेंट किया, जो इसका विकास जो चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, उसमें कौन सी उसके बैरियर्स आए, उनको जानने में भी ये सहायक होता है। आज तो मैं कहना ही भूल गया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सभी एक एक बार इस क्लास को शेयर करके आवें। एक बार की बात है, ठीक है? तो आप उस क्लास को शेयर करके आए, उसको नहीं, इस क्लास को शेयर करके आए। 5-5 4-4 लोगों को आप लाए हैं क्लास में, और देखो आप नए बच्चों को लाए होंगे और इधर से भाई टॉपिक चल रहा है बोरिंग, तो उससे आप ये अंदाजा मत लगा लेना कि भैया इस क्लास के लिए हमें बुला के लाया गया था। आप एक बार जरूर चेक करें, आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित क्लासें जो प्लेलिस्ट लेवल 2 लेवल 1 के लिए बनी हुई है, उसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, वो चीजें जो है ना, साइकोलॉजी, वो पढ़ी हैं उसमें डाली हुई। तो आप देखना, मेरे पास नॉलेज की कमी हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे पास जुगाड़ की कमी नहीं है। पेपर पास करने के लिए क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है वो मेरे को बहुत शानदार तरीके से आता है। इसलिए मैं ये शब्दावली वो चीजें लाया हूं जो डायरेक्ट आपके पेपर में, आपके ऑप्शन में शब्द होते हैं वो, ताकि इन शब्दों को देख लो और आपको हाईलाइट करवा दूं इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी में जब नेक्स्ट टाइम पेपर होगा, हिंदी में वो लाइन और अर्थ बदला होता है, इंग्लिश में हूबहू पड़ा रहता है। तो आप जरूर चेक कर लेना मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी। और ये जो क्लास है ना आपकी, इसकी एंडिंग कल वाली बड़ी शानदार होगी, हैप्पी वाली होगी, नाइस वाली होगी। फीडबैक जानना बच्चे के लिए, बच्चे की प्रतिपुष्टि जानना, उसके लिए काम करता है आकलन। संपूर्ण शिक्षण की जो है कितना प्रभावशाली रहा है या नहीं रहा, वो जानने के लिए काम करता है। महत्व क्या है, सामान्य बातें, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, अट्रैक्टिव बनाने के लिए लर्निंग को काम देता है। शिक्षण व छात्र के स्व मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधि के चयन में, कि बच्चों को अब आकलन कर लिया आपने, आपको पता चला कि मैंने इस तरीके से पढ़ाया और ये बढ़िया नहीं है, अब मुझे तरीका बदलना होगा। मेथड जो है, मेथड के चयन में सहायक होता है आकलन। शिक्षण सामग्री, कि मैंने पहले सीधी लाइनें लिख के आपको पढ़ाया और अब आप याद करो, मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको दुर्ग करवाए या चित्रकला करवाई, तो मैंने दुर्ग में, जैसे हमने भैंसरोडगढ़ दुर्ग पढ़ा, वो एक जल दुर्ग है, तो भैंस जो है जल में खड़ी थी, वहां फोटो थी, और उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो हमने जो भैंस सामने खड़ी की थी पानी में, उसने लोअर पहन रखी थी, जींस पहन रखी थी। तो आप देखोगे कि वो तरीका बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं जब वो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री या वो चीजें करवाऊंगा, वो मैं आपको वहां जरूर पेश करूंगा, यहां नहीं की जा सकती वो। तो मुझे जो है शिक्षण सामग्री की क्या क्या चीजें जो है, ये मार्कर कैसा लाया जाए, और वो दूसरा बोर्ड डस्टर वगैरह, और वो क्या चीजें जो है ना सामग्री, छात्रों की लिखना था, छात्रों की क्षमताएं व आवश्यकताओं को जानने के लिए। इसके आधार पर शिक्षण की भावी रणनीति, कि बच्चे का आकलन, एक टेस्ट हो गया, अब मुझे नेक्स्ट क्लास में बच्चों को इस तरह से नहीं,
इस तरह से पढ़ाना है। एक जरूरी बात आपको कहनी है, बहुत सारे बच्चों का ना इस समय जो हौसला है बड़ा एकदम से ये लो सा हुआ पड़ा है कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये समय समय आप पेशेंस रखो, आपके प्रश्न सारे सही होंगे। और एक काम कर लिया करो कि हम बहुत बेस्ट हैं और हमारा पेपर पास होगा। वो कहते हैं ना भाई मान लो तो हार है, वो ठान लो तो जीत है आपकी। और आप अगर एक बात याद रखना, यहां आपके जो चलती है ना वैसा होता है। मुझे ये लगता था कि मैं लेक्चरर बन के रहूंगा, कोई नहीं रोक सकता, मैं बनूंगा, यस आई कैन डू इट, तो मैं बना। आपके मन में अगर नेगेटिविटी जरा सी भी आ गई ना तो वो अप्लाई होने लग जाएगी, अप्लाई होने लग जाएगी, सारी आसपास की जो तरंगे हैं वो लग जाएगी धीरे धीरे कि ये चाह रहा है, ये चाह रही है कि मेरा अगर ना हुआ तो इसका ना ही करवा देते हैं। आपने एक ही काम, मेरा तो होगा, मेरा बिल्कुल होगा, मेरा तो ये पेपर पास है, आगे वाले के लिए मैं सोच रहा हूं, सोच रही हूं। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आने देनी। जो नेगेटिव बातें करता है आपके आसपास कि उसने तो फलाना राम, फलाना सिंह, फलानी कौर देवी, वो तो इन्ना पड़ी बात, तो इतनी बड़ी बिंगो की कौन बण्यो नहीं तो बन भैया, आपको आकलन मूल्यांकन कौन करो, कठिया दिक्कत है। पेपर के बाद मैं बताऊंगा, रीट का पेपर हो जाने दो, कैसे एनालिसिस करना है। उसके बाद मेंस पेपर की और सेकंड ग्रेड वाले पार्ट की अपने उस पे काम करेंगे। फर्स्ट ग्रेड वाले जीके में जो 15 नंबर का काम है और शैक्षिक प्रबंधन मैनेजमेंट है उस पे काम करेंगे। तो मैं आपको वो चीजें रटवाऊंगा, आपकी कमियां दूर की जाएंगी उसमें। हौसला रखो मेरे शेरों, कुछ नहीं, पेपर आपका पास है, रीट का मैंने बता दिया। एक बात और बता दूं, राज की बात है, किसी को बताना मत। अब एक बात है, पेपर रीट का बहुत टफ बना दिया मान लो एग्जामिनर ने, और बहुत कम बच्चे उसको पास कर पाए। रीट में कोई सीट थोड़ी है कि इतनी सीट ही है, रीट तो भले ही आप सारे पास कर लो। बोर्ड और सरकार ये चाहेगी क्या उनको पैसा ना मिले? पैसा किसको बुरा लगता है? चलो मैं तो नहीं लेता, वो अलग बात है ना, झोला उठा के चल देंगे। तो वो देखो, अब बोर्ड ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेपर पास हो ताकि ये सभी थर्ड ग्रेड का फॉर्म भरें और हमारे पास पैसा आए। बात समझ गए ना? ज्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा, सामान्य बातों को अच्छे से सीख लेना। हाँ, जहां टफ था हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री के वो जिस तरह से मैंने छठी और सातवीं की बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बना के दिए हैं, आप पिछले प्रश्न देखना, उसी तरह से वो टफ करता है उन प्रश्नों को। जहां सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं आपको कि ये सामान्य नहीं, बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता का और अभिभावकों को इससे बच्चों की अधिगम क्षमता का कि हमारे बच्चे को क्या समस्या आ रही है और प्रगति जानने के बारे में पता चलता है। यानी कि आकलन जो है उससे शिक्षक जो है, शिक्षकों को भी पता चलता है कि उन्होंने कौन सी शिक्षण विधि अपनानी है, कौन सी आगे स्ट्रेटेजी रखनी है। इसके अलावा अभिभावकों को बहुत कुछ पता चलता है, इसके अलावा बच्चों को भी बहुत सारा पता चलता है। जैसे असेसमेंट एज लर्निंग, तो वो स्वयं बच्चे जो हैं सीखते हैं तो उनको भी अपना पता चलता है। आकलन एक कंटिन्यूस सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है, प्रतिपुष्टि हेतु, सुधार हेतु, फीडबैक हेतु एक ये कंटिन्यू प्रक्रिया है। आकलन की पद्धतियां मैंने ये बताई हुई हैं, दोबारा इसका रिवीजन नहीं करूंगा, फास्ट फास्ट पढ़ देता हूं। असेसमेंट एज लर्निंग जो है अधिगम के रूप में आकलन है ये, यानी कि सेल्फ, एस याद रख लेना कि एज आया तो सेल्फ, बच्चा खुद सहपाठियों और स्वयं द्वारा, पीयर ग्रुप द्वारा और स्वयं द्वारा जो आकलन किया जाता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। बच्चे, अच्छा, बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचता है कि मैंने क्या कुछ सीख लिया, और उसको ना एक वर्ड दिया जाता है, इसको अधि संज्ञानात्मक कौशल स्किल कहा जाता है, मेटा कॉग्निशन। संज्ञान क्या होता है? कॉग्निशन। तो मेटा कॉग्निशन स्किल उसमें आ जाता है कि मैंने क्या सीखा। अपने सीखने के बारे में भी वो विचार विमर्श करता है, खुद की सीखने की प्रक्रिया को जानता है, वो स्वयं के ज्ञान का उपयोग करके सीखता है। भाई खुद के पास, उसके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करके इसमें असेसमेंट एज लर्निंग जो प्रक्रिया है इसमें बच्चा सीखता है। अब प्रश्न किस टाइप का बनता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो पूछ लेता है बच्चे द्वारा स्वयं सीखना कौन सी पद्धति है, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, या अधिगम का आकलन। एक बात ये होगी, अधिगम के रूप में आकलन से संबंधित सत्य कथन है, स्वयं सीखेगा, सहपाठियों के माध्यम से सीखेगा,
शिक्षकों के द्वारा या कुछ भी ऐसा दे देगा वो मेटा, ये कौशल के बारे में दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रश्न बनता है, देखना आपके हल होंगे। आप क्लास के बाद भी इस पीडीएफ को पढ़ लेना, ये गुरलाल सर कल डाल देंगे मॉर्निंग में या शाम को। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब ड्यूरिंग, इसको शॉर्ट में एफए लिख सकते हो। हाँ, एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसमें ही आता है ना। बच्चे का रचनात्मक आकलन यानी कि पोर्टफोलियो, कार्य प्रगति पत्रक, शिक्षक अवलोकन व बातचीत, ये गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं। कठिनाइयों का, कि बच्चे की क्या कठिनाइयां आ रही है, उनका निदान किया जाता है, सुधार किया जाता है। इसमें कोई ग्रेड या अंक नहीं दिया जाता। इसका रिकॉर्ड जो डाटा है व्याख्यात्मक व उपव्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक व उपव्याख्यात्मक जो है प्रतिपुष्टि, जो फीडबैक हेतु, ये सारी चीजें। अब प्रश्न क्या आएगा, अधिगम यानी कि सीखने के लिए आकलन से संबंधित असत्य कथन है, सत्य कथन है, ठीक है। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता है। इसमें रचनात्मक आकलन या संरचनात्मक आकलन, या वो दे देगा रचनात्मक आकलन या अधिगम के लिए आकलन से संबंधित कौन सा गलत है, पोर्टफोलियो, कार्य प्रगति पत्रक, या वो दे देगा नंबर कार्ड, जिसको हम कह सकते हैं पेंसिल पेपर वर्क वाला, वो वाला कुछ भी दे देगा तो जो है वो योगात्मक आकलन में चला जाएगा, पेपर पेंसिल वाला, समझ गए। तो पोर्टफोलियो, कार्य प्रगति पत्रक, अब वो पेपर है नहीं मेरे पास, स्कूलों में जाके आपने देखा नहीं तो मैं दिखाता कि पोर्टफोलियो और कार्य प्रगति पत्र ये सब चीजें क्या है। और इससे बच्चों की कठिनाइयों का, उनका निदान और उपचार, सुधारात्मक सभी चीजें यही होती है। विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, ये सारी चीजें अधिगम के लिए, सीखने के लिए आकलन। अब आपके ना कईयों के रोल की दौड़ हो रहा होगा कि सर ने रचनात्मक आकलन में भी ये बता दिया कि विद्यार्थी कैसे सीखते हैं और उनका निदान और सुधार वहां भी कर दिया। अब आपको एक बात बताऊं, अगर तो ये लिखी आई चीज असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, और ये लिखा आए फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक ही बात है। उसको पद्धतियों में डाल दिया, इसको प्रकार में डाल दिया, एक ही बात है। मैं कह दूं रचनात्मक आकलन, मैं कह दूं अधिगम के लिए आकलन, और मैं कह दूं निदान के लिए, सुधार के लिए आकलन, मैं कह दूं बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, ठीक है। ये सारे एक गुणात्मक, ये सारे के सारे क्या है, ये अधिगम के लिए आकलन है, फॉर्मेटिव आकलन है, ये सब एक ही चीज है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का, इसको ऐसे हमने टाइप में जो पढ़ा था, ऐसे समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। इसकी एक विशेष बात याद रखना है, एक तो निश्चित समयावधि होता है, समयावधि इसकी फिक्स। एक ये पेपर के एंड में जो सेशन के अधिगम आपका पूरा हो गया, वो साल, वो समयावधि पूरी होगी, उस समयावधि के फिक्स जो लास्ट में एंडिंग में पूरा होगा। एक क्या होगा, इसमें ग्रेड के द्वारा परिणाम प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि एक डिसीजन दिया जाएगा, फेल है, पास है, अगली कक्षा में जा सकता है, नहीं, इसको परिमाणात्मक कहते हैं और उसको गुणात्मक कहते हैं। उसको गुणात्मक कहते हैं, गुणों का, इसमें परिणाम का तो परिमाणात्मक है। ये वार्षिक परीक्षा, गृह कार्य आकलन, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, ये योगात्मक आकलन है, या कह दें अधिगम का आकलन है, या कह दें समेटिव आकलन है। आकलन के प्रकार ये आगे भी करवा दिए, सीखने की प्रक्रिया, लगातार फीडबैक, दशा का, अनौपचारिक, निदानात्मक व सुधारात्मक, बालक की पहचान, क्या कर सकता है क्या नहीं, वही है ये अधिगम के लिए शब्द, फॉर शब्द याद रखना, ठीक है। आपको पहले भी समझा दिया, अब इस पे समय नहीं, अभी प्रश्नोत्तरी करेंगे। योगात्मक आकलन में क्या कुछ है देखो। अच्छा, इसमें ना अधिगम की दशा का ज्ञान भी होता है, और क्या है, अनौपचारिक है, सीखने की प्रक्रिया का। चलो अब योगात्मक में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से। छात्रों की उपलब्धि व गृह कार्य प्रदर्शन की पहचान होती है, बच्चों ने कितने नंबर, उनकी उपलब्धि, अचीवमेंट क्या है,
सीखने का आकलन भी इसको कहते हैं। सीखने की अवधि एक सत्र या एक वर्ष होता है। इसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक, अधिगम का आकलन भी कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। ग्रेडिंग व प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। एक छात्र की दूसरे छात्र से तुलना हेतु है ये जरूरी योगात्मक। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुलना करना गलत मानती है। मनोविज्ञान तुलना को गलत मानती है। इसका मतलब तुलना की जब भी बात आती है तो वो योगात्मक आकलन या सीखने का, अधिगम का आकलन होगा। औपचारिक और लिखित परीक्षा इसमें होती है। औपचारिक जो है औपचारिक परीक्षा है ये, फॉर्मेलिटी जिसको हम कह सकते हैं। आ जाओ, प्रश्नोत्तरी आ गई, जल्दी जल्दी शेयर कराओ रे। प्रश्नोत्तरी आ गई रे टाब्रो। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को दूर करना। ठीक है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अब रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ठीक है, या विद्यार्थियों के लिए श्रेणी और ये सारी चीजें। क्योंकि जब हम आकलन या मूल्यांकन में बढ़ते हैं तो रिपोर्ट कार्ड और वो तो सारा उसमें चला गया मूल्यांकन में। और दूसरी बात इसने पूछा प्राथमिक उद्देश्य है, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे की वहम, गलती, जो भ्रांति बच्चे की कि बच्चे ने भूल से, इसको भूल भी लिख सकते हैं, भूल से उसने अवधारणा, जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को भूल से दूसरे तरीके से समझ लिया और प्रश्न आया तो उसने भूलवश दूसरा उत्तर लिख दिया। तो उनको स्पष्ट करना कि बेटा ये नहीं ये है, तो ये असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य है। बी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 2, आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है। आकलन से, फोन आ रहा है गुरुलाल सर, चलो। आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है छात्रों को ग्रेड देने में, उच्च उपलब्धि हासिल करने में, करने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करने में, उनकी शिक्षण नीतियों की योजना बनाने में और माता पिता को धन्यवाद देने में। आकलन से शिक्षकों को मदद क्या मिलती है? ग्रेडिंग वाला काम सीधा आकलन में नहीं है ये, ठीक है। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा की बात नहीं की जाती, क्योंकि ये सारी चीजें ना फिर मूल्यांकन में चली जाती है जब असेसमेंट के लिए पढ़ते हैं। उनकी शिक्षण रणनीतियों, तो शिक्षक आकलन से अपनी रणनीतियां बना सकता है, बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ठीक है। कल मूल्यांकन जब करवाऊंगा ना, दोनों के तुलनात्मक रूप से प्रश्न होंगे, तो आप चिंता मत करें। कल वाली क्लास में आपकी सारी चीजें, अगर जो कंफ्यूजन है, आकलन मूल्यांकन के दोनों तरह के प्रश्न साथ में रख के लाऊंगा। एक शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? क्लास में अनुशासन बनाए रखना, क्लास में सही वक्त पर पहुंचना, विद्यार्थियों की कठिनाइयां समझना, अच्छा वक्ता होना। चलो कमेंट करके बता दो, आप बता सकते हैं बिल्कुल। आज क्लास का समय देरी से हो गया क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट तैयार नहीं था, थोड़ी दिक्कत आ गई, तो इसलिए छोटी क्लास ही रखेंगे। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझना, बिल्कुल आप इस बात को समझ गए क्या समस्याएं आ रही है। प्रश्न संख्या 4, टोटल 15 ही प्रश्न है भाई। डैश डैश मापन की प्रक्रिया सब सीखी हुई, यानी कि पूरी सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक, उसकी उपलब्धि का एक संपूर्ण अवलोकन। भाई पूरे साल में उसने जो सीख लिया, पूरी सीखी हुई कुशलताओं का अवलोकन क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक का मतलब इसने रचनात्मक लिखा है, ठीक है। ये आपका हो गया सम्मेटिव एसे और ये हो गया आपका एफए। तो कौन सा है? उसकी उपलब्धि संपूर्ण, पूरे वर्ष में उसने जो सीखा, तो वो क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन। क्लास बड़ी हो रही है तो इसको छोटी कर दे भाई। निर्माणात्मक यानी कि एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब मूल्यांकन को पेपर में ना असेसमेंट ही लिखा हुआ है इंग्लिश में, वहां फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। कल आपकी चिंता दूर हो जाएगी, निश्चिंत रहो। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो रचनात्मक होता है, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापन के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। ये तो आपने सीधा सा काट ही दिया होगा, उद्देश्य वाली बात। अब इनमें आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब आती है ना रचनात्मक की और इसकी बात, तो एक तो बच्चे क्या सीख रहे हैं उस पर गौर करना।
और एक उसका निदान और उपचार करना, ये उसके लिए जो योजना बनाना, ये जो है ना निर्माणात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और अन्य सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। ये अब देखो, यहां पर शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण कर अन्य सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व, कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। संग्रह करना, कलेक्ट करना, कलेक्शन, ये शब्द किसके लिए आएंगे? देखो अब यहां पर आकलन, मूल्यांकन, मापन, उपरोक्त सभी है, तो कलेक्शन करना जो है जानकारी एकत्रित करना, वो क्या आ जाएगा? आकलन आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक यानी कि एस से सम्मेटिव से संबंधित है? अध्यापक द्वारा छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रति। बड़ा आसान है। योगात्मक क्या होता है? शिक्षण के अंत में, बिल्कुल एंडिंग में, मैंने कहा था ना एंडिंग में होता है। लो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से जब प्रश्न दोनों पार्ट हो जाएंगे इस वीडियो को, फिर समझा जाएगा, चिंता मत करना। मध्यावधि परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा, वो उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बता, अब तो बता दो। रीट 2021 L1 में आया हुआ है योगात्मक मूल्यांकन में। 9, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी के, योगात्मक पूछा उसने, सम्मेटिव, कितना अच्छा निष्पादित किया का पता लगाना। समय विशेष में, वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, अधिगम को सुगम बनाना, ग्रेड प्रदान करना, ऐसे सुगम बनाना, आसान बनाना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के एक संप्राति में कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। कठिनाइयों वाली बात वो रचनात्मक में आ जाती है। अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। अब मैंने कहा जब समय विशेष की समय अवधि की बात आ जाती है, वार्षिक, अर्धवार्षिक समय अवधि की बात आ जाती है, तो वो उत्तर होगा योगात्मक मूल्यांकन में। समय विशेष, कितना अच्छा उस समय विशेष में सीखा। प्रश्न संख्या 10, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी कमियों या विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है? मैं कल एक काम और करूंगा, थोड़ी सी ना एक सारणी बना लूंगा, इधर तो लिख लूंगा रचनात्मक, इधर योगात्मक मूल्यांकन, थोड़ा सा वहां, हालांकि मैं दोनों पेपर लेके आऊंगा, आपको दिखा दूंगा। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी कमियों या विशेषताओं का पता करने के लिए बनाया जाता है। कमी और विशेषताओं के लिए कौन सा है भाई? अच्छा, ये ना अपने सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है, इस पे रिट लगा दो, कारण ये निदानात्मक परीक्षण जो ना मैं कल करवाऊंगा, तो कल वाली क्लास में होगा ये, तो अपने ये सिलेबस से बाहर है। प्रश्न संख्या 11, अधिगम के रूप में आकलन होता है। अब कुछ बच्चे को ना बढ़िया लगता है कि उस दिन की तरह मैं लाइव में आपको कमेंट पढ़ूं और रिप्लाई करूं, वो क्लास लंबी हो जाती है। आपने उसको बड़ा स्नेह दिया है, तो अपने क्या करेंगे, एक वीकली वो क्लास रख लिया करेंगे। अधिगम के रूप में आकलन है। अब आ जाओ यहां पर, अधिगम के रूप में क्या हो गया? एज असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में पूछा है, एएस अधिगम के रूप में आकलन होता है। आया हुआ प्रश्न है ये, छात्रों के स्वयं के मूल्यांकन में स्वयं द्वारा मेटा संज्ञान आकलन, बच्चों के बीच सीखने के लिए कौशल निर्माण और सभी। अब बता दो ये क्या है, याद कर लो जल्दी से कि अधिगम के रूप में जो आकलन था, बच्चा खुद सीख रहा था, मेटा संज्ञान आकलन था, बच्चों के बीच आपस में यानी कि अपने जो पीयर ग्रुप था आपस में उनके साथ, और वो सीख रहा था कि उसके दिमाग ने क्या कुछ सीखा, मेटा संज्ञान आकलन। तो ये सारी की सारी बातें सत्य है ना? नहीं, एज वाले में मैंने आपको कहा था सेल्फ और सहपाठी यानी कि पीयर ग्रुप, और एक उसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, कौन सा, मेटा कॉग्निशन वाला। तो ये सारी बातें सत्य है।
मापन के 4 स्तर, नामित क्रमिक अंतराल किसने दिए? ये तो चलो एक पेपर में किसी ने पूछा हुआ तो मैंने डाल दिया, स्टीवेंसन। बाकी मापन पर ज्यादा आपको ध्यान देने की इतनी जरूरत है नहीं, रीट वाले तो। मूल्यांकन में स्वयं मूल्यांकन है, सेल्फ वाला स्वयं मूल्यांकन। सीखने के लिए, देखो सीटेट में 2024 जुलाई में आया हुआ है, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन और सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। तो अब आप ये देख लो, एज वाला है, फॉर वाला है या ऑफ वाला है, बताओ। स्वयं मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन यानी कि एज वाला, ये हो गया ऑफ वाला और ये हो गया फॉर वाला, सीखने के लिए मूल्यांकन। और इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? वैसे सीखने के लिए जो रचनात्मक वाला है ना, ये भी अच्छा है, खुद बच्चे करके उसमें सीख रहे हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा एक रचनात्मक मूल्यांकन के लिए अनुशंसित नहीं है? रचनात्मक मूल्यांकन में, रचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन सा? मौखिक प्रश्न, कागज पेंसिल परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, असाइनमेंट। तो ये सीधा ही आया पड़ा है। ये कौन से में है? ये समेटिव में है, लिखित परीक्षा, कागज पेंसिल वाली लिखित परीक्षा होती है। अब मुझे पता है कई बच्चों को दिक्कत आई होगी आज, क्योंकि ये आधी क्लास है भाई। निम्न में से कौन सा कथन सीटेट जुलाई में आया हुआ है, सीखने के लिए मूल्यांकन पर प्रकाश डालता है? अब ये देख लो प्रश्न क्या है, सीखने के लिए मूल्यांकन क्या हो गया? असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। अब फॉर से याद करो फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मकता वाला बात। कौन सा? शिक्षक सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की वैचारिक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक छात्रों की प्रक्रियाओं की मानक वाला नहीं, नंबरिंग वाला नहीं है। शिक्षक, ये तुलना की बात आ गई, तुलना तो है ही नहीं। पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर छात्रों, नहीं, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के आधार पर नहीं। शिक्षक किसी छात्र का मूल्यांकन दूसरों की तुलना शब्द आ जाए तो खत्म ही है कहानी। इसमें तो सीखने के लिए रचनात्मक वाले में तो ये क्या हो गया? सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और छात्रों की समझ का उसमें आकलन करता है। प्रश्न संख्या 16, सीखने के मूल्यांकन के बजाय सीखने के लिए मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसमें शामिल। अब आप देख लो, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है सीखने के मूल्यांकन की बजाय कौन सा हम करना है? सीखने के लिए मूल्यांकन। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन। तो सीखने के मूल्यांकन पर कौन सी प्रक्रिया ध्यान केंद्रित करती है? मतलब हमने देखना है सीखने के लिए मूल्यांकन में स्वयं मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, मात्रात्मक मूल्यांकन। अब ये इसमें कट हो जाएगा तुलना वाली बात, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है कि जब बच्चे का हम नंबर कार्ड बनाएंगे तो उसमें देखो नंबरिंग तो होगी, मात्रात्मक प्रतिक्रिया तो बिल्कुल होगी, अंक तो दिए जाएंगे ना, इस चीज के इतने, इस चीज के। और सहकर्मियों से मूल्यांकन भी करवाएगा, सहपाठियों से, और स्वयं मूल्यांकन भी करवाएगा। तो सीखने के लिए मूल्यांकन पर 3 चीजें हैं, ABC होगी, ABC ये। अगर आपको कंफ्यूजन होती, मान लो इस पेपर में आप बैठे कि तुलना वाला तो कट कर दोगे, आपको ये लगेगा कि मात्रात्मक वाला तो इसमें नहीं होगा, तो जो है ए भी उसमें ऑप्शन में ही था नहीं, यहां से पता नहीं कैसे आ गया, उसमें 4 ही ऑप्शन थे। पर आपको बता दूं कि जब वो रचनात्मक मूल्यांकन में नंबर कार्ड जारी किया जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो उसका अंकन तो किया जाएगा ना कि इस फील्ड में, खेल में इतना अच्छा है, क्योंकि अब तो जो अंकन किया जाता है वो सिर्फ पढ़ाई का, उसमें सारी चीजों का होगा। तो ये 4 चीजें इससे संबंधित है। मुझे पता है क्लास में हो सकता है आज आपको हो क्या सकता है, आधे बच्चों को ये लगा होगा वो तो रोड सो गए, उठाई कौन पड़े हो। मेरा टारगेट होता है टफ पार्ट जो है ना उसको छेड़छाड़ करनी। मेरी हिस्ट्री वाली क्लास तो 5-7 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी, आपको बता दूं, ठीक है। कल वाली क्लास में जरूर आना, ये टॉपिक पूरा आधा अधूरा छोटा है, बाहुबली वाली फिल्म की तरह, पुष्पा वाली फिल्म की तरह, क्योंकि पूरा कल कंप्लीट होगा। धन्यवाद, जय हिंद।